हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक तरह से ये मानिए कि ये आपके ईवीएस का एक निचोड़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी को किसने कॉइन्ड किया था। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आपकी जो इकोलॉजी टर्म है इसे किसने कॉइन्ड किया था। तो इसका आपका आंसर होगा, जो इकोलॉजी है इसे हमारा अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में कॉइन्ड किया था। तो ये क्वेश्चन आपको भूलना नहीं है। तो कॉइन्ड किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। बट अगर पूछा जाए कि इकोलॉजी को सबसे पहले वर्ड को पब्लिश्ड किसने किया था, तो वो आपका रीटर ने किया था। तो ये दोनों ही पॉइंट हैं जो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। याद रखना है, पब्लिश्ड सबसे पहले रीटर ने किया था और कॉइन्ड फिर किसने किया था? आपका इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र, आपका जो इन्वायरमेंट का टॉपिक रहता है उसी से पूछे जाते हैं। तो दूसरा आपका है इकोसिस्टम को किसने कॉइन्ड किया था। तो जो इकोसिस्टम है उसे आपका एजी टांसले ने 1935 में कॉइन्ड किया था। तो इकोसिस्टम को किसने कॉइन्ड किया था? आपका एजी टांसले ने किया था और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी को किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे टर्म है आपकी द टर्म बायोस्फीयर वॉज कॉइन्ड बाय। जो बायोस्फीयर टर्म है इसे किसने कॉइन्ड किया था? तो एडवर्ड स्विज नाम था जिनका उन्होंने बायोस्फीयर टर्म को कॉइन्ड करा था। और बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे जीवन होता है, जहाँ पे लाइफ होती है, वो आपका क्या होता है? आपका बायोस्फीयर होता है, जिसके अंदर आपको जल, आपको धरती, आपको हवा, सब चीज़ें मिलती हैं। वो क्या होता है? आपका बायोस्फीयर होता है। वहाँ पे आपका जीवन होता है। आप जहाँ पर इस टाइम हैं वहाँ पे आपका बायोस्फीयर है, तभी आप जीवित हैं, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं इंट्रैक्शन से रिलेटेड। आप देखते होंगे इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि जब आपके दो जीव हैं जिसमें से एक को तो फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, और फायदा ऐसा होता है कि दूसरे की लाइफ का भी ऐसा हो सकता है कि सामने वाला मर जाए और दूसरा उसका फायदा उठा ले, तो लाइफ के लॉस होने का चांसेस होता है। जैसे कि आपके क्या होते हैं, आपके जो मांसाहारी जीव होते हैं वो शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं, उनको खाने से उन्हें क्या हुआ? उन्हें बेनिफिट हुआ, और सामने वाला जो था उसकी क्या चली गई? जान चली गई। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं प्रीडेशन। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? एक का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। तो इसमें लाइफ के खत्म होने के चांसेस नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं आपके सर में जूं हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका फायदा उठा रही हैं, ठीक है, बट आप उनसे ऐसा आपने सुना है कि आपकी मौत हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पे पैरासाइटिज्म में क्या होगा? एक का फायदा होगा, दूसरे का नुकसान होगा, पर लाइफ के लॉस होने की यहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? जहाँ पे दोनों का ही फायदा होगा। नेक्स्ट है आपका कंप्लीशन। कंप्लीशन में क्या होता है? दोनों का ही नुकसान होता है। फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन इन एन इकोसिस्टम। जो आपके इकोसिस्टम में एक न्यूट्रिशन जो फ्लो हो रहा है, आपने फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन में आपका न्यूट्रिशन फ्लो होता रहता है। तो ये जो है ये बात है ओडम के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका
एक आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए कौन सा सीक्वेंस आपका सही है। तो एक आपको ऑप्शन दे देगा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, एक आपको दे देगा डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। तो ये आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ वही देखना है जो आपका करेक्ट आंसर है। जैसे कि आपका एक सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर होता है, फिर आपका कंज्यूमर होता है, फिर आपका डिकम्पोजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रॉपिक लेवल आइडिया वॉज गिवन बाय। जो ट्रॉपिक लेवल आइडिया है ये किसने दिया था? तो ये जो ट्रॉपिक लेवल आइडिया है ये चार्ल्स एल्टन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन कहता है जो पिरामिड एनर्जी जो हमारी पिरामिड में अपराइट जाती है इकोसिस्टम में हमेशा, मतलब पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है, सीधा होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो आपका एनर्जी का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, वो सीधा होता है, उल्टा होता है, इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका एनर्जी का पिरामिड होता है वो हमेशा आपका सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन ट्री इकोसिस्टम एंड पैरासाइट इकोसिस्टम पिरामिड इज इन्वर्टेड। मतलब यहाँ पे क्या कहा है, पारिस्थितिकी तंत्र और परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। तो देखिए एनर्जी का पिरामिड क्या था, आपका सीधा था, बट अगर देखा जाए ट्री का और पैरासाइटिक इकोसिस्टम का पिरामिड क्या है, आपका उल्टा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस। तो देखिए फोटोसिंथेसिस तो आपने पढ़ लिया, बट अगर आपसे एग्जांपल में प्लांट्स की जगह आ जाए यूग्लिना, ग्रीन एल्गी, एल्गी ब्लू और फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें से किस किस में आपका फोटोसिंथेसिस होता है, तो आप सोचेंगे हमने तो प्लांट्स पढ़ा है सिर्फ। तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स भी है, एल्गी भी है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, यूग्लिना है, ये सभी आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है, जहाँ पे एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या होता है, जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसे आप सिम्बायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं, जहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक क्या होता है, फीड ऑन डेड बाय डिकम्पोजिंग। जब कोई चीज सड़ गल जाती है बुरी तरह से तब उससे क्या कहते हैं आप, सेप्रोजोइक। तो उसे फीड करते हैं जो बैक्टीरिया, वो क्या हो जाते हैं आपके सेप्रोजोइक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैवेंजर। स्कैवेंजर का मतलब है यहाँ पे ईट डेड एनिमल, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं वो आपके स्कैवेंजर होते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में दीजिए कि स्कैवेंजर कौन कौन से होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। एक तरह से आप कहेंगे अब प्लांट्स कैसे इंसेक्ट को खाएंगे, तो देखिए एक आपका पौधा होता है नेफिथिंसिस, जिसे आप कहाँ देखते हैं, मेघालय में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, इंडोनेशिया में देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका क्या करता है, कीड़ों को फंसाता है। पहले क्या करेगा, कीड़ों को फंसाता है और अपने अंदर ले लेता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। इसकी जो शेप होती है वो एक घड़े की तरह होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। विटामिन की खोज किसने की थी, आपकी विटामिन की खोज करी थी आपके हॉपकिंस ने, और सबसे पहला विटामिन जो है वो आपका ए है, और जो ये टर्म दी है ये किसने दी है, फंक ने दी है। तो विटामिन की डिस्कवरी हॉपकिंस ने की थी और पहला विटामिन आपका ए है, और ये टर्म आपकी फंक ने दी थी। फ्रेंड्स मैं फिर से कहूँगी ये क्वेश्चंस जो हैं वन लाइन्स में, ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपने सारा कंटेंट ना पढ़ा, अगर आप इसे भी पढ़ते हैं तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजीज़। डिजीज़ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो डिजीज़ में आता है बेरी बेरी। जो बेरी बेरी डिजीज़ होती है वो आपकी B1 के कारण होती है, स्कर्वी आपकी C के कारण होती है, रिकेट्स जो है वो विटामिन D के कारण होती है जो बच्चों में पाया जाता है, ऑस्टियोमलेशिया जो है वो विटामिन D के कारण होता है जो आपका बड़ों में पाया जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो विटामिन A की कमी से होती है, और स्टेरिलिटी मतलब बांझपन जो होता है वो विटामिन E की कमी से होता है। तो ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1985 वोल्टर जी रोगर कॉइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसने दी है, किसने कॉइंड करी है। तो 1985 में वोल्टर जी रोगर ने बायोडाइवर्सिटी की टर्म को क्या करा था, कॉइंड किया था। 1985 में वोल्टर जी रोगर ने बायोडाइवर्सिटी की टर्म को क्या किया था, कॉइंड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो अब एक क्वेश्चन और देखिए कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो आपका कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो ये आपका 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट बायोस्फीयर, जो आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर है, जीव मंडल है, वो कौन सा है। तो गल्फ ऑफ कच्छ जो है, कच्छ की खाड़ी कह सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा बायोस्फीयर माना जाता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेता है स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर आपका दिब्रू शिकागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला नेशनल पार्क आपका कौन सा है। तो हेली नेशनल पार्क आपका सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसे आप सभी जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। कहाँ पर है ये आपका उत्तराखंड में है ये, और अब इसका नाम लेटेस्ट बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि नेशनल पार्क जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क, इसका नया नाम क्या कर दिया है। तो वो है आपका रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ बटन, मतलब जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो आपका साउथ बटन है, जो आपका कहाँ पाया जाता है, आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और मैंने आपको जो वीडियो पढ़ाई थी आपको इससे रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया था अंडमान निकोबार में जितने भी ज़्यादा बटन से रिलेटेड आपके नेशनल पार्क हैं वो आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर से रिलेटेड मैं आपको कंटेंट कराया है मैंने। ओजोन लेयर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर आपको कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ओजोन लेयर आपको क्या करती है, आपको यूवी रेस से बचाती है, और ओजोन लेयर से अगर हमें नहीं बचाएगी, अगर डायरेक्ट रेस हमारे पास आएंगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारा डीएनए में चेंजेस आ सकता है, या फिर हमारा ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है जो ओजोन का मेज़रमेंट है वो किसके द्वारा होता है। तो जो ओजोन का मेज़रमेंट है वो डबसन के द्वारा होता है। आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसके चेक कर लेना। डबसन करके कुछ है जिससे आपका ओजोन का मेज़रमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 से 16 जून में। कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी आपके 1972 में। 1972 में आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे आप फर्स्ट अर्थ समिट और मगनाकर्ता के नाम से जानते हैं। और 5 जून को इसलिए आप क्या मनाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हर साल 5 जून को आप क्या सेलिब्रेट करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसी वजह से आप हर साल 5 जून को वो सेलिब्रेट करते हैं, और कब से करने लगे थे वो भी बताएंगे। तो देखिए
अब बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्लाइड में ऑलरेडी डाल दिया है। तो 5 जून को आप हर साल अपना इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, वो आप 1974 से मनाने लग गए थे, क्योंकि 1972 में आपका फर्स्ट अर्थ समिट आया था या फर्स्ट मगना करता आया था, जिसकी वजह से 5 जून से 16 जून तक वो चला था, और इसलिए आप हर साल अब 1974 से 5 जून को इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो सबसे पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर हुई थी? तो फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आपकी 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1985 वियना कन्जर्वेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये दो क्वेश्चन आपके ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। एक आपका 1985 में आया था प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा आपका 1987 में आया था। 1985 में आया था आपका वियना कंजर्वेशन और 1987 में आया था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड। सबसे पहला वर्ल्ड हिंदी दिवस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज हैं, बट इससे भी ज़्यादा अगर आपको करने हैं तो वो हम आपको करा चुके हैं। डेज से रिलेटेड भी करा चुके हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड भी करा चुके हैं, ओजोन लेयर से रिलेटेड भी कंटेंट आपको कराया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, अभी लास्ट टाइम है आपके पास, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका वर्ल्ड हिंदी दिवस। अभी अभी आपने देखा होगा आपका जो वर्ल्ड हिंदी दिवस है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी दिवस देखते ही हम 14 सितंबर लगा देते हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर वर्ल्ड हिंदी दिवस आपसे पूछा है तो आपको ऑप्शन में 10 जनवरी भी देंगे और 14 सितंबर भी देंगे, क्योंकि उन्हें आपको कंफ्यूज करना है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, जो नॉर्मल आपका हिंदी दिवस है वो तो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, और जो आपका वर्ल्ड हिंदी दिवस है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है वो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड स्पैरो डे। जो आपका वर्ल्ड स्पैरो डे है वो आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, एक तो हिंदी डे हो गया आपका, एक वर्ल्ड हिंदी डे हो गया। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और हिंदी डे 14 सितंबर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका 3 मार्च, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड वाटर डे। जो आपका वर्ल्ड वाटर डे है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए 22 डेट को याद रखने के लिए सिंपल है, 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे मनाया जाता है, और 22 मई को आपको बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो तीनों को याद रख सकते हैं आप। तो 22 मार्च का आपका वर्ल्ड वाटर डे हो गया, एंड 24 मार्च को आपका टीबी डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है आपका? टीबी डे आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। जो आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अर्थ डे। अर्थ डे आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 मई को आपका बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये आपको पता है 5 जून को मनाया जाएगा, और ओजोन डे आपका 16 सितंबर को मनाया जाएगा। तो आपका ओजोन डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट डे भी इम्पोर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी भी इम्पोर्टेंट है, अर्थ डे भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तभी ये मैंने स्पेशली इस स्लाइड में लगाए हैं, वरना डेज तो बहुत सारे हैं, पर इनमें से आपको जो दिया है ये वो है जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ओजोन डे आपका 16 सितंबर को मनाया जाएगा, और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 5 जून को मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा IUCN।
IUCN एक हमारी एक ऐसी संस्था है जो कहीं ना कहीं हमारे नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए बनाई जाती है, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड को, अपने नेचर से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको मेंटेन करना होता है, जिसमें रेड डाटा बुक में सारी रिपोर्ट मेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रियो अर्थ समिट। जो रियो अर्थ समिट है ये 20 ईयर आफ्टर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 20 साल बाद आपका रियो अर्थ समिट आया था, जिसे आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ा, जिसे आप फर्स्ट अर्थ समिट कहते हैं। उसके 20 साल बाद आया आपका रियो अर्थ समिट, जो आपका कहाँ पर हुआ, रियो डी जनरिया ब्राज़ील में हुआ था। 3 से 14 जून तक ये चला था। और कब आया था आपका, 1992 में ये आपका आया था। और एजेंडा 21 की बात इसमें की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एजेंडा 21 इज नॉन बाइंडिंग वॉलेंट्री इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान फॉर द यूनाइटेड नेशन विद रिगार्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो आपका एजेंडा 21 है संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वैच्छिक रूप से कार्यान्वित कार्य योजना है जो सतत विकास के लिए कठोर है, कहीं ना कहीं हमारे सतत विकास की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि कौन सा आपका मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का किसके हाथ में, कौन कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट यूनिवर्स। अब आपसे सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में कौन सा है। तो जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो हमारा क्या है, वीनस है। क्या है आपका, वीनस एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है। तो मैंने बताया था आपको, आपकी NCERT की बुक में एक लाइन है, माई वेरी एफिशिएंट मदर। तो माई से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मरकरी हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट, जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक होता है वो कब सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो आपका अक्टूबर का फर्स्ट वीक होता है उसमें आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये बनाया गया था एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन आपका कब हुआ, 1973 में हुआ। कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड में हुआ, खेजड़ी में हुआ। सुंदर लाल बहुगुणा जो थे इसके क्या थे, एक तरह से उनके नेतृत्व में ये हुआ था। और अमृता देवी ने इसके लिए क्या कर दी, अपनी जान गंवा दी। और चिपको आंदोलन क्या था, इसमें क्या होता था, वृक्षों को बचाने के लिए लोग वृक्षों के चारों तरफ खड़े हो जाते थे, चिपक के खड़े हो जाते थे, जिससे कि वो उस पेड़ों को काटे ना। और इसी वजह से जो हमारी अमृता देवी थी उनकी जान चली गई थी और वो बचाती रह गई पेड़ों को। और आज हम वही चीज़ कर रहे हैं, हम अपनी सुविधा के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं और अपनी सुविधा को पूरा करते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा पर्यावरण मिल सके, अच्छी हवा मिल सके, प्रदूषण कम हो सके, तो पेड़ लगाइए। अपने घर में 1-2 पेड़ ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नर्मदा मूवमेंट 1989, बाबा आमटे मेधा पाटेकर। जो नर्मदा मूवमेंट हुआ था 1989 में, ये किसके द्वारा हुआ था, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर के द्वारा आपका ये नर्मदा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड। जो आपका इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड है ये किसे दिया जाता है, ये उसे दिया जाता है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो उन्हें ये वाला अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड। जो राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड है ये दिया जाता है अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट वगैरह करता है तो उसे आपका ये आपका अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता मंथ।
जो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता मंथ होता है ये होता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक का, जो आपका अभी गया है, मतलब लेटेस्ट है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता मंथ आपका 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था। टाइगर डे कब सेलिब्रेट होता है? 29 जुलाई को आपका टाइगर डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट आया झारखंड में। मस्क डियर प्रोजेक्ट कब आया? आपका 1970 में आया, उत्तराखंड में आया। हंगुल प्रोजेक्ट आपका कब आया? 1970 में जम्मू कश्मीर में दाची गांव में आया। तो ये आपको याद रखना है। तो समझा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट आपका 1992 में झारखंड से है, और मस्क डियर प्रोजेक्ट आपका 1970 उत्तराखंड से है, और हंगुल प्रोजेक्ट 1970 जम्मू कश्मीर दाची गांव से है। नेक्स्ट आपके नेशनल पार्क हैं कुछ आपको याद रखने हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, दाची गांव नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जिनसे रिलेटेड आप ये देखना कि ये इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। जैसे आप ये देखना, कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, दाची गांव नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको खुद देखने हैं। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, दाची गांव नेशनल पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया। तो ये नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, और आपका राजाजी नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो इन सभी को आपको ये देखना है कि ये कहाँ पर हैं और किसके लिए आपके फेमस हैं। ये इम्पोर्टेंट में आपके लिए, वरना नेशनल पार्क तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कार्ड मेकिंग प्रोसेस, जो आपका दही बनाने की प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक लैक्टोबैसिलस करके कुछ बैक्टीरिया होता है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? तो ताजमहल के पीले पड़ने का कारण क्या है? ताजमहल के पीले पड़ने का जो कारण है वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर? कि टोटल परसेंट जो है नाइट्रोजन गैस की एयर में वो क्या है? तो मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वो कितनी पाई जाती है? 78% कुछ आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। तो आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो आई होप आपको वीडियो में क्वेश्चंस जो हमने आज डाले हैं वो पसंद आए होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक ईवीएस या अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, जिससे कि आपके सभी टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएं। थैंक यू सो मच।